हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन क्लासेज के ऊपर। और आज का जो हमारा सेशन है ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन है और इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसमें क्या कह रहा है ये कि एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन स्टेप्स ऑफ अमीबा, कि अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन हो सकता है, किस तरह से वो अपना पोषण करता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो जब हमने लेसन की स्टडी की थी उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि जो अमीबा होता है वो क्या करता है, अपने सूडोपोडिया का यूज करता है। जो उसका जो भी जो फूड पार्टिकल्स उसके संपर्क में आता है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में जो आता है उसको वो सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है, कैच करता है, फिर उसके चारों तरफ क्या बना देता है, वो फूड वॉक्यूल बना देता है। और जहाँ पे वो उसको क्या कर लेता है, ब्रेक डाउन कर लेता है और फिर उसमें साइटोप्लाज्मा की सहायता से क्या कर लेता है, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सभी स्टेप्स हमें इसके अंदर बताने हैं। ठीक है, तो नेवर भी, तो आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल आराम से कर सकते हो आप इसको। चलो मैं अभी आपको शो करता हूँ कि आपको कहाँ से ये करना है। ठीक है, स्टेप टू स्टेप वाइज हमें चलना है। आई विल शो यू दैट। यहाँ देखिए, जो न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, ये हमारा जो टॉपिक था, न्यूट्रिशन ऑफ इन अमीबा, सॉरी न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये हमने पढ़ा था। इसके अंदर क्या कह रहा है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, फाउंड मोस्टली इन पॉन्ड्स एंड डिच। ठीक है, पॉन्ड्स और डिच के खाई के अंदर पाया जाता है। इट्स एज ए सेल मेम्ब्रेन, ए राउंड न्यूक्लियस एंड सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्मा, इन द साइटोप्लाज्मा। ठीक है, अभी क्या करें, एक सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कि कोशिका झिल्ली होती है एक चारों तरफ पहले तो इसके, और एक क्या होता है, एक राउंड न्यूक्लियस। ठीक है, एक गोलाकार न्यूक्लियस हो गया भाई इसका, एंड सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स होती है इसमें दो। ठीक है, जैसे फूड वोक्यूल्स होती है ऐसे ही कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल्स होती है दो। ठीक है, इसमें वैक्यूल्स होती हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है ना, उसके स्टेप्स हमें लिखने हैं। तो ये तो इसके बारे में इसने ड्राइव करा कि अमीबा में कैसे किस प्रकार से होता है, तो सभी स्टेप टू स्टेप वाइज हमें लिखना है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इनके अंदर हमें स्टेप टू स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। ठीक है, आई विल शो यू अगेन, कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो जो स्टेप्स होते हैं ना, आपको वहाँ से लिखने हैं। यहाँ देखिए, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, सॉरी, वो क्या है, इंजेक्शन, कि किस तरह से हम फूड को अपने माउथ के अंदर लेते हैं। तो अमीबा किस तरह से अपने फूड को कैच करता है सूडोपोडिया की हेल्प लेके, तो वो क्या हो जाएगा, इंजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो इसके अंदर हमें करना है। सेकेंडली क्या कह रहा है कि डाइजेशन, डाइजेशन कैसे करता है कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मा होता है वो क्या डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कर देता है, और जिससे वो ब्रेक डाउन कर लेता है इस पार्टिकल को, स्मॉल पार्ट, जो भी जो पार्टिकल होता है ना उसके छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर लेता है, और बाद में क्या कर लेता है, इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, द फूड सॉल्यूशन फ्रॉम इज नाउ रेडी टू बी अब्जॉर्ब एंड एसिमिलेटेड। ठीक है, क्या कर लेता है, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और एसिमिलेटेड कर लेता है। ठीक है, उसको एसिमिलेटेड का मतलब क्या है कि उसको एनर्जी के लिए प्रयोग करता है। अब ये यहाँ पे देखिए एक लाइन, ये क्या कह रहा है कि जो अमीबा होता है ना, डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस विद इन इट्स सेल विच इज नोन एज इंटरसेलुलर डाइजेशन। अब जो डाइजेशन टेक प्लेस लेता हो कहाँ था, इनसाइड द सेल लेता हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप होता है इजेशन, आफ्टर द डाइजेशन और ऑब्जॉर्बेशन अमीबा एक्सपेल्स, ठीक है, वो फैल जाता है डाइजेस्टिव फूड बाय ए प्रोसेस नोन एज एक्जोसाइटोसिस। ठीक है, एक्जोसाइटोसिस, उस प्रोसेस के द्वारा, यानी कि वो क्या कर लेता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है ना अपनी बॉडी से, उसको क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखने वाली क्या बात है बेटा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ना तो अमीबा के लिए स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, ठीक है, ना तो उसके पास मतलब कि फूड को अंदर लेने के इंजेक्शन करने के लिए स्पेशल पार्ट होता है, ना ही इंजेक्शन के लिए उसके पास स्पेशल पार्ट होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर माउथ होता है, माउथ के द्वारा फूड इंटर पे जाता है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी स्पेशल पार्ट नहीं होता है, ना ही फूड को अनडाइजेस्टिव फूड को बाहर निकालने के लिए कोई स्पेशल पार्ट होता है। वो अपने साइटोप्लाज्मा का यूज करके अपनी शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। ठीक है, तो अमीबा वाले क्वेश्चन में आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कह रहा है वो, हाउ डज डाइजेशन ऑफ फूड
टेक प्लेस इन रूमिनेटिंग एनिमल्स। एक्सप्लेन। जो रूमिनेटिंग एनिमल्स थे उनके अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है, इस प्रोसेस के बारे में हमें बताना। आपने पढ़ा था रूमिनेंट्स की जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ है हमारी, बेफेलो है, गोट है, सिप है, ये सभी क्या करते हैं, जब पहले ये फूड को ईट करते हैं ना, उस टाइम पे क्या करते हैं, इसको बेटा पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, अच्छी तरह से चबाते नहीं है, बस उसको थोड़ा सा चबाया और अपने स्टोमक के अंदर ले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद जब ये रेस्ट करते हैं उस टाइम पे क्या करते हैं, वो जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड था उसको स्टोमक से वापस कहाँ पे लेके आते हैं, अपने माउथ के अंदर लेके आते हैं और उसको फिर से चबाते हैं। तो तो जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड वो अपने स्टोमक के अंदर लेके गए थे ना, जो अपने स्टोमक के अंदर लेके गए थे पार्शियली डाइजेस्टिव फूड, उसको क्या बोलते हैं, क्यूड बोलते हैं। ठीक है, जो पार्शियली डाइजेस्टिव पहली बार इन्होंने चबाया थोड़ा सा उसको और पेट के अंदर लेके चले गए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूड बोलते हैं। उस क्यूड को ये दोबारा अपने माउथ के अंदर लेके आते हैं और फिर से उसको चबाते हैं और वापिस अपने स्टोमक के अंदर भेजते हैं। ठीक है, क्योंकि और इसका जो स्टोमक होता है ना रूमिनेंट्स का, वो भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूमेन, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है इसके स्टोमक का। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ये भी मैं आपको शो कर रहा हूँ कि कहाँ से आपको इसका आंसर लिखना है। यहाँ से देखिए, जो न्यूट्रिशन होता है रूमिनेंट्स के अंदर, ठीक है, इनके बारे में हमें लिखना है। तो बेटा यहाँ से देखिए 5 स्टेप्स तो ये हो गए, लेकिन ये हमें बहुत ही लार्ज हो रहा है, तो हमें इसको जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है ना वही लिखनी है, सभी लाइन्स के अंदर हमें नहीं ड्रा करनी है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लाइन है ना, सॉरी इम्पोर्टेंट लाइन है वही हमें इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, कि किस तरह से इनके अंदर न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे मेन पार्ट होते हैं, यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बार बार वो पूछता है कि जो ह्यूमंस होते हैं ना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और जो रूमिनेंट्स होते हैं वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसका क्या रीजन रहता है कि जो रूमिनेंट्स के स्टोमक के अंदर होता है ना, वो क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं, जो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ग्रास के अंदर जब भी ग्रास खाते हैं तो ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जिसको ब्रेक करना, तोड़ना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमें बताना है, इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर वो स्पेशल टाइप बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम यदि ग्रास को खा लेंगे तो हम उसको पचा नहीं पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है और ये इसके सारे स्टेप्स नहीं लिखने आपको। ठीक है, मेन स्टेप्स लिखने हैं। यहाँ से देखिए इसके अंदर ये इसने दिखा रखा है, इसका डायग्राम है सारा, रूम जैसे बेवेल सॉरी काऊ जो है उसका डायग्राम है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें सभी स्टेप्स, तो यहाँ से देखिए 8 स्टेप्स हो जाएंगे टोटल, सभी स्टेप्स को आप लिखोगे तो। ठीक है, तो सभी स्टेप्स को आपको नहीं लिखना है, यहाँ से रिमूव करके आपको इम्पोर्टेंट स्टेप्स के बारे में लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अपने माइंड से करना है, बिल्कुल आराम से शांति से बैठ के करना है। ठीक है, किसी को भी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल स्लो करना है, आराम से बैठ के। तो देखना कि कौन सी लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको आपको इजेक्ट आउट कर देना है बिल्कुल। ये कि आप अपने माइंड से करोगे बिल्कुल ठंडे दिमाग से। ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, यदि फिर भी किसी बच्चे को आपको प्रॉब्लम्स हो रही है इस क्वेश्चन को, यदि आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो आप पूछ लेना मेरे से। ठीक है, सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप यदि फिर भी किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शर्म मत करना। ठीक है, किसी भी तरह की हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरे पास कॉल उठाना, सॉरी फ़ोन उठाना और कॉल मिलाना डायरेक्ट मेरे पास। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको करवा दूंगा। ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच टाइप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो आसानी से कर सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, यानी कि 4 टाइप्स के टीथ होते हैं ना, इंसाइजर हमने पढ़ा था, कैनिन्स, प्रेमोलर और मोलर, 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इन सभी के बारे में लिख दिया हमने। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, क्या है ये लिख देंगे चारों के नाम। इंसाइजर, इंसाइजर क्या करता है भाई,
कटिंग एंड बाइटिंग करते हैं। इंसाइजर क्या करते हैं बेटा, जो फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ होते हैं ना, जो फ्रंटली 4 होते हैं, वो क्या करते हैं, कटिंग और बाइटिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, टीयरिंग का काम। जो सेकंड टाइप ऑफ टीथ होते हैं कैनिन्स, उनका क्या काम होता है, टीयरिंग करना, पियर्सिंग और टीयरिंग करना। ठीक है, मेनली क्या होता है, टीयरिंग ही लिख दोगे आप इसका। ठीक है, और हमें इनके फंक्शन के अंदर ही लिखना है, ये सेकंड टाइप बता रहा हूँ मैं। जो फंक्शन का मतलब क्या होगा, इनके जो जो वर्क है, क्या काम वो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप वाला क्या करता है, इंसाइजर क्या करता है, कटिंग और बाइटिंग करता है। कैनिन्स क्या करते हैं, कैनिन्स करते हैं उसकी टीयरिंग करते हैं। ठीक है, और थर्ड की यदि मैं बात करूँ, क्या होते हैं, प्रीमोलर। ठीक है, जो प्रीमोलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको च्यू करते हैं, यानी कि चबाते हैं उसको, च्विंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं, उसकी पिसाई करते हैं। ठीक है, आई विल शो यू दिस क्वेश्चन आल्सो। तो यहाँ पे देखिए, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ लिखने हैं ना, तो इस डायग्राम के अंदर शो कर रखे। ये फर्स्ट वाले क्या हो गए, इंसाइजर। इंसाइजर के एक लेफ्ट और राइट साइड है, एक ये क्या होते हैं, कैनिन्स हो गए। ठीक है, उस कैनिन्स के बाद दो आते, क्या होते हैं, प्रीमोलर, सॉरी प्रेमोलर। और उसके बाद ठीक है, थ्री टाइप्स, थ्री जो लास्ट वाले थ्री जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, विजडम टीथ बोल देते हैं, मोलर टीथ बोल देते हैं हम इनको। ठीक है, विजडम टीथ भी बोल देते हैं या मोलर टीथ भी हम इनको बोल देते हैं। तो आपको यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ टीथ के नाम लिखने हैं, लिख दोगे ना, इंसाइजर, कैनिन्स, प्रेमोलर और विजडम टीथ या मोलर टीथ बोल देते हैं हम इनको। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं होगा, ये बात अपने दिमाग से इजेक्ट आउट कर दो, निकाल दो बाहर। जैसे हम डाइजेस्टिव फूड को अपनी बॉडी से निकालते हैं ना, वैसे ये जो आपकी ये ऐसी सोच है या थिंकिंग जो है कि मैं ये नहीं कर सकता ना, इस चीज़ को अपनी माइंड से बाहर निकाल दो। आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, यू कैन डू एवरीथिंग। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ टीथ में आप क्या लिखोगे, इंसाइजर, कैनिन्स, प्रेमोलर एंड मोलर। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, वो उसके फंक्शन भी पूछ रहा है ना साथ साथ, कि कौन सा क्या वर्क करता है। तो इंसाइजर का वर्क क्या हो गया, दे आर प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द बोथ द जा। ठीक है, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा दोनों के वो फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दिखा रखे हैं, तो ये फ्रंट वाले जो टीथ है हमारे, ये क्या होते हैं बेटा, इंसाइजर फ्रंट वाले 4। उसके बाद क्या कह रहा है कि दे यूज फॉर बाइटिंग और कटिंग के लिए इनका यूज होता है। ठीक है, किसके लिए यूज होता है भाई, बाइटिंग और कटिंग के लिए इनका यूज होता है। आगे यदि मैं बात करूं, जो कैनिन्स होते हैं ना, कैनिन्स का किस लिए यूज होता है, दे आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इंसाइजर, एक लेफ्ट और राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं दोनों इंसाइजर के। ठीक है, इनका क्या हो गया टीयरिंग का काम हो गया। प्रेमोलर्स का क्या हो गया, क्रैशिंग एंड ग्राइंडिंग का काम हो गया इनका। ठीक है, जो मोलर्स होते हो क्या होते हैं, लार्ज बैक टीथ होते हैं, हैविंग ए वाइड ग्राइंडिंग सरफेस। इनके पास भी क्या होती है, ग्राइंडिंग सरफेस होती है, एंड यूजुअली आर यूज्ड प्राइमली फॉर च्यू फूड। ठीक है, और फूड को चबाने के लिए भी यूज होते हैं। और टोटल मोलर्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, नीचे वाले जबड़े में कितने हो गए, 6, और 6 ऊपर वाले में, टोटल 12 हो गए। ओके, कर सकते हो ना आप इस क्वेश्चन को, आई होप आप अच्छे से करोगे इसको। ठीक है, फिर भी यदि आपको जो प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ हैं, हम हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, वी गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब हमें क्या करना है, लास्ट जो 4 जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें एक्सप्लेन करना है सम डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सम डिसऑर्डर हैं, जो कमियां होती हैं इनकी। ठीक है, जिसकी वजह से हमें परेशानियां होती हैं। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था डायरिया। ठीक है, डायरिया, डायरिया क्या होता है, दस्त जो हमें लग जाते हैं उसकी वजह से, या फिर सेकेंडली क्या हो जाएगा, एक जो कब्ज जो हो जाती है उसकी वजह से वोमिटिंग होती है, वो चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, ये भी मैं अभी आपको शो करके दिखा रहा हूँ कहाँ से इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, जस्ट वी कैन डू इट। ठीक है, आपको इसका आंसर यहाँ से लिखना है। जो डायरिया होता है ना, वो तो आपने पढ़ा ही था, दस्त। ठीक है, क्या होते हैं कि जो वाटर स्टूल्स होते हैं इजेक्ट आउट होते रहते हैं फ्रिक्वेंटली बॉडी से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि क्लीन पानी के अंदर किसको मिक्स करते हैं हम, शुगर और नमक को मिक्स करके उसको हम दिन में 4-5 बार या लेते हैं, जो पेशेंट को वो दिया जाता है, ओरली मुँह से दिया जाता है वो। ठीक है, तो ये हो गया डायरिया, ये तो हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके पास है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लो आप,
जो कॉमन डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर, डायरिया होगा एक तो, कॉन्स्टिपेशन का और वोमिटिंग्स, 3 टाइप्स हमें लिखनी है। तो डायरिया तो आप अच्छे से कर ही सकते हो, दस्त, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। जो कब्ज हो जाती है ना, इन कॉन्स्टिपेशन फीसिस बिकम्स ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। जो मल हमारे बॉडी से निकलते हो क्या होता है, ड्राई हो जाते हैं, स्मॉल, हार्डर एंड डिफिकल्ट टू पास। तो वन शुड इंक्लूड इनोज, एक मिनट, हाँ तो बच्चों हम सेकंड टाइप के ऊपर थे, क्या थे, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर थे, ठीक है। इन कॉन्स्टिपेशन फिशेज बिकम ड्राई हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, जो मल बॉडी से निकलता है क्या होता है, स्मॉल हो जाता है, हार्डर हो जाता है, उसको पास आउट करना, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है कि इसमें कि वन शुड इंक्लूड इनोच रफेज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि वन शुड इंक्लूड इनोच रफेज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, रफेज की इंक्लूड किया जाता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र जो हमारा है वो बिल्कुल प्रॉपरली काम करे, अच्छे ढंग से काम करे, रफेज। आगे क्या कह रहा है कि रफेज हेल्प्स टू होल्ड वाटर इन द फिशेज, ये क्या करता है, जो हमारा बॉडी से फिशेज निकल रहा है, जो मल निकल रहा है बॉडी से बाहर, उसको अंदर क्या करता है, ड्राई की वजह उसके अंदर क्या करता है, वाटर प्रेजेंट रखता है थोड़े, ठीक है, उसके अंदर वाटर को होल्ड रखता है, जिसकी वजह से कि उस फिशेज को बाहर निकालने के लिए, बॉडी से रिमूव करने के लिए परेशानी ना हो, ठीक है। तो रेगुलर कॉन्स्टिपेशन कैन क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स, क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स लेटर ऑन, ठीक है। तो यदि लगातार यदि हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज बनी रहती है तो बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है। तो इसका इलाज कर लेना चाहिए। जो रफेज, ठीक है, इंक्लूड अपने फूड के अंदर वन शुड इंक्लूड इनोज रूहेज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, लास्ट क्या हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएंगे, ठीक है। वोमिटिंग अकर्स व्हेन सम हार्मफुल सब्सटेंस इंटर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जब कुछ हार्मफुल यानी कि हानिकारक जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, उस वजह से हमें क्या हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है। और इट इज़ एन एक्ट ऑफ इम्पटिंग द स्टोमैक थ्रू द माउथ, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो स्टोमैक हो जाता है वो खाली हो जाता है, और किस द्वारा, माउथ के द्वारा, ठीक है। स्टोमैक से बाहर वापिस जैसे हमारे जो फूड जाता है ना, इंटर करता है कि माउथ से वह कहाँ पहुँचता है, स्टोमैक के अंदर, लेकिन जब वोमिटिंग लगती है तो क्या होता है कि जो स्टोमैक के अंदर जो स्टोर होता है वो सारा कहाँ से, माउथ के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वोमिटिंग हेल्प्स टू थ्रो द आउट टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जो वोमिटिंग होती है वो क्या करती है, हानिकारक सब्सटेंस को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हमारी सहायता करती है। तो ये 3 आपको लिख देना है, डिसऑर्डर लिख देना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी, वोमिटिंग भी और डायरिया भी, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जिस भी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम हो, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिस भी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम हो ना, मेरे से पूछ सकते हो आप बिना हेजिटेशन के, ठीक है। ओके, किसी भी बच्चे को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चंस को करो। यदि फिर भी आपके समझ में नहीं आते ना तो आप पूछ लेना हमसे, हम यहीं पे आपके साथ हैं ऑलवेज। ओके, थैंक यू।